फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बीपीएससी 4.0 के लिए एनसीईआरटी बुक देखेंगे। एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे जो क्लास 5 का है, क्लास 5 का। और ये पर्यावरण और हम अर्थात ईवीएस की पुस्तक को पढ़ा जाएगा एक एक चैप्टर करके। तो आइए देखते हैं कि इस बुक में क्या है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो पहले हम उस चैप्टर को देखते हैं। तो इसमें है पटना से नाथुला तक, लेसन 1, 2 है इसमें खेल, फिर बीजों का बिखरना, मेरा बगीचा, ऐतिहासिक स्मारक हैं, सिंचाई के साधन हैं, जितना खाओ उतना पकाओ। और फिर 8वां लेसन है कि रास की लड़ाई मलेरिया के संग, और मैंने नक्शा बनाया। 9वां 10वां चैप्टर हमारी फसलें हमारा खान पान। ये सब ईवीएस के अंतर्गत आता है जो बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है 1 से 5 तक के लिए। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। आज से ये शुरू किया जाएगा एनसीईआरटी बेस पूरा बुक को। तो क्लास 5 से शुरू करेंगे ईवीएस, तो जिसमें आता है जैसे जंतु जगत, मान गए लोहा, फिर 13 लेसन है पानी और हम, फिर 14 नंबर सूरज एक काम अनेक, 15वां लेसन है हमारा जंगल, फिर 16 है चलो सर्वे करें, फिर 17 है रामू काका की दुकान, और 18 है आवास, फिर 19 नंबर है तरह तरह के व्यवसाय, और 20वां है रायपुर वाले चाचा की शादी, और 21 नंबर है लकी जब बीमार पड़ा। ये सारी चीज़ यहाँ से देखेंगे। फिर आगे ये भी है कुछ खेल खेल में, तो कागज मजबूत या कमज़ोर, हवा के खेल, पक्षियों से दोस्ती, वर्ग पहली, रंग बदलती हल्दी। तो ये सब ये चीज़ें हम एक एक करके यहाँ से देखेंगे। तो ये हमारा था पाठ के नाम, और मतलब पाठ सूची थी जो हम सारा एक एक करके यहाँ से पढ़ेंगे। ये हमारी आज से एक नई सीरीज है जो एनसीईआरटी बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं। इसका पाठ है पटना से नाथुला तक। चलिए शुरू करते हैं। आज लेसन 1 अध्याय 1 ईवीएस जो क्लास 5 का, क्लास 5, और ये बिहार बोर्ड से है। बिहार बोर्ड की बुक है ईवीएस की जो क्लास 5 का है। तो हमारा पहला पाठ है कि पटना से नाथुला की यात्रा, ये पढ़ा जाएगा। तो 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात, और ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा, और गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न प्रदेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा, और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो दार्जिलिंग क्या है? ये पश्चिमी बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। हरी भरी घाटियाँ और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर के सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास से भी भर करके देखने के बाद भी मन नहीं भरा। तो ये चित्र जो है ये कंचनजंगा का है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से। अगला है कि किन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन दो राजधानियों की बात लेख में
कुछ सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसे दिखती है? तो कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन भी दिया है, जो आप यहाँ से पढ़ करके इसका उत्तर जरूर कमेंट करें और बताएं। भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थल के नाम लिख करके कमेंट करेंगे। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देख करके उठाया, जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान चिड़ियाघर ने लुभाया। वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लायड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु पक्षी, तितलियां, हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम सब लोगों का मन मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों में हमने याक नाम का एक पशु भी देखा। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी ये पाया जाता है। अर्थात दार्जिलिंग मतलब याक कहाँ पाए जाते हैं? जूलॉजिकल पार्क में कुछ अन्य जगहों में मैंने याक को देखा था, और यह वहाँ के लोगों का कहना है कि ये सिक्किम में भी पाए जाते हैं। बहुत ठंडे वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से याक का रहना संभव हो पाता है। ठंड के कारण इनके शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं। ये याक है और चाय का बागान में काम करती ये सारी महिलाएं। अब बताना है कि ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं? तो ये आप सब कमेंट जरूर करें अगर आप यहाँ से पढ़ें तो। रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे दूर बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी थीं। कभी कभी चाय बागानों में हम से नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हम हिमालय पर्वत रोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। हिमालय पर्वत रोहण संस्थान पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक ही हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहाँ भारत के गौरव तेनजिंग नोरगे की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। तो भारत के गौरव तेनजिंग नोरगे की आदमकद मूर्ति कहाँ लगी है? तो ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के पास। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। मुझे तेनजिंग नोरगे के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली जो इस प्रकार थी। पर्वतारोहियों के साथ तेनजिंग 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में जाते रहते थे। तेनजिंग यू तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। तेनजिंग यू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म तिब्बत में और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वांगडी नोरबू, उनका एक साथी था वांगडी नोरबू, जो पहाड़ से गिर करके गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लाद कर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वांगडी को बचा लिया। सन 1953 में तेनजिंग नोरगे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। तो तेनजिंग नोरगे ने एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? तो 1953 को चढ़े थे। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 में स्थापित किया गया था। पर्वतारोहण के प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी,
पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की। इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो, एक पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कुली गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइडों को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। ये बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। आगे है, संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्री संयोज करके रखी गई। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। तो ये एडमंड हिलेरी हैं और तेंजिंग नोर्गे हैं। आगे है, संस्थान के सदस्य ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती हैं। आँख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक हैं। यहाँ हम लोगों ने बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा और इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए, जहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लाद कर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई कराई जा रही थी। सभी मजे लेकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। हाल फिलहाल ही बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। आगे है कि दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ों की ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीची ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियां। शहर के अंदर कहीं गंदगी को नामो निशान तक नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के डिब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नज़ारा, साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूल भरे पौधों से सुंदर सजावट, दोनों तरफ सजी धजी दुकानें, सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठ करके धीमी भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफी की चुस्की का मजा ही कुछ और था। तरह तरह के फूल के पौधे से सुसज्जित इस सड़क की दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते और कभी आराम करने के सड़क के बीच की इस सुसज्जित जगह पर बैठ जाते। तभी तो लगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए। यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। आगे है, सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। सिक्किम क्या है? सिक्किम एक पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। तो सिक्किम की प्रमुख नदी क्या है? तो तीस्ता नदी। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। तो सिक्किम में कैसी जातियाँ? तो लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। गंगटोक में लोगों ने फूलों का बगीचा, बाट निकल गार्डन, रूमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखा था। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा मतलब बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल भी है। एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए।
ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई भी थी। ये देखकर मन घबरा जाता था। आखिरी नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित थे। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का भी झंडा लहरा रहा था। आगे है कि अपने देश की रक्षा के लिए सीमा और चौकस वीर सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियां भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को कह रहे थे। बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था। बच्चे भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने उसे तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। वो बच्चा क्यों बेहोश हो गया, कमेंट जरूर करिएगा आप सब। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। नाथुला का रास्ता किसके नाम से जाना जाता था? तो नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चल करके विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोध गया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ऊंचे पर्वतीय स्थल, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। पता करिए और बताइए कि भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया था। नीचे कमेंट करें और ज़रूर बताएं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अपने गांव या शहर के सड़क की तुलना गंगटोक के महात्मा गांधी मार्ग से कीजिए। जैसा मेरे गांव की सड़क पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं बनी हैं, तो महात्मा गांधी मार्ग पर सुंदर कुर्सियां बनी हैं। क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है? यदि हाँ तो बताएं। यदि हाँ तो किस देश का, और देश का नाम लिखिए झंडे का। फिर आगे क्वेश्चन है। यहीं से हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। अगला लेसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहें।